एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि गंडापुर साहब रहे कहाँ थे और उनके साथ हुआ क्या था। पूरी डिटेल के साथ हम आपको आज के वीलॉग पे बताएंगे। और इमरान खान साहब क्या जेल के अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और अगर वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो अब इमरान खान साहब का मुकद्दर क्या है, इमरान खान साहब करना क्या चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल करने का, एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है और इस बार वो एक्सटेंशन कबूल कर लेंगे। कैसे कबूल करेंगे ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसी तरह प्रोग्राम के आखिर में, वीलॉग के आखिर में आज का मसला बयान किया जाएगा और आपके एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने अगले 20 दिनों के अंदर 35,000 नए सब्सक्राइबर्स का इजाफा करना है और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, एक मास्टरपीस था अताउल्लाह खान साहब का, चंद कित्था गुजारी यही रात वे। ये कल से ट्रेंड कर रहा है जी, और ये ट्रेंड कर रहा है अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में। उनकी एक मिस्टीरियस किस्म की डिसअपीयरेंस हुई जी, 9 घंटे की, किसी को नहीं मालूम था वो कहाँ पे हैं। उनके फ़ोन बंद थे, उनके स्टाफ के फ़ोन बंद थे और उनके अपने पार्टी लीडरान को भी नहीं मालूम हो रहा था कि गंडापुर साहब को आखिर ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। बहरहाल वो रात को बरामद हुए और उसके बाद वापस वो अपने KP हाउस में भी चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई, यहाँ पे पकड़ दकड़ होती रही, यहाँ पे लोग पकड़े जाते रहे, लेकिन गंडापुर साहब आराम से जाके वापस KPK के अंदर बैठ गए वहाँ जाके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो बहुत बड़ी एक हमारे पास न्यूज़ आई भी है, कि गंडापुर साहब के साथ हुआ क्या था पूरी रात। ये किसके पास थे, इनकी खिदमत कौन कर रहा था, ये कौन सी दावत पे गए थे, ये पूरी डिटेल से आपको स्टोरी बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अब एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो बड़े नामवर रिपोर्टर हैं पाकिस्तान में और मैं मुद्दत से उनको फॉलो कर रहा हूँ। और जब भी उनकी कोई स्टोरी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो वाकई मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतना ज़बरदस्त तरीके से वो स्टोरी डेवलप करते हैं, बनाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। फिर उनके इंटरव्यूज़ भी आपने कहीं देखे होंगे, किसी जर्नल के पीछे लग जाते हैं, किसी जज के पीछे लग जाते हैं, किसी सियासतदान के पीछे लग जाते हैं। तो एजाज़ सैयद से जान बचाना, इज़्ज़त बचाना इतना आसान काम नहीं होता। तो उन्होंने एक स्टोरी की है, इसके बारे में अफवाहें तो फैल रही थी, लेकिन जब उन्होंने ख़ुद बोला है तो मेरा ख्याल उन्हें कोट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी और ने ये बात नहीं की। तो एजाज़ सैयद साहब ने इंकशाफ ये किया है कि गंडापुर साहब को कोसार बुलाया गया। ये कोसार एक सेक्टर है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस के करीब है, ठीक है। और वहाँ पे सेक्टर कमांडर बैठते हैं जो इस्लामाबाद के ISI के हैं, और बल्कि और भी वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स हैं और सरकारी दफातर वहाँ पे मौजूद हैं। तो एजाज़ सैयद साहब का क्लेम ये है कि उन्हें वहाँ से फ़ोन आया गंडापुर साहब को, और गंडापुर साहब वहाँ चले गए। जब चले गए तो उनके फ़ोन्स वगैरह सारे साइड पर रखवा दिए गए, उन्हें बंद करवा दिया गया फ़ोन्स को। उनके स्टाफ के जो हैं फ़ोन वो भी बंद करवा दिए गए या उनको भी बिठा लिया गया। और उसके बाद फिर गंडापुर साहब से कहा गया कि जनाब आपने ये क्या किया, ज़रा बताएं, ज़रा वजाहत करें। और गंडापुर साहब ने थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ाहिर है उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे सकी। और बहरहाल अल्टीमेटली उनका जो ये सारा मामला था एंड अप हुआ माजरत पे। और इस दौरान टेलीविज़न पे क्योंकि दिखाया जा रहा था कि पार्लियामेंट हाउस से लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, मरवत गिरफ़्तार हो गए, शुएब शाहीन को उनके दफ्तर जाके वहाँ से पुलिस एहलकारों ने, सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार थे वो वहाँ से पकड़ के लाए। कोहर ख़ान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिस तरह घसीट के कोहर ख़ान को लेके जा रही थी। और जो ख़बरें मुसलसल TV के ऊपर चल रही थी वो भी सारी गंडापुर साहब को दिखाई जाती रही कि देखें जी ये सूरत हाल है इस वक्त। और ये जो कुछ सूरत हाल हुई है पार्टी के साथ या बाकी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि जो ज़ुबान आपने इख्तियार की, जो आपने इस्तेमाल की, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कोई शख्स भी उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो उसके बाद गंडापुर साहब बहरहाल वजाहत करते रहे, उनकी वजाहत को ज़ाहिर कबूल नहीं किया और बिल आखिर बहरहाल उन्होंने आखिर में जाके माज़रत की। माज़रत करने के बाद उन्होंने कहा कि आइंदा ये नहीं किया जाएगा, और फिर उनकी जान छोड़ी गई। लेकिन उस वक्त तक खासा टाइम गुजर गया था, 9 घंटे। और इस दौरान चाय वगैरह भी पिलाई गई उन्हें, कॉफ़ी भी पिलाई गई उन्हें, बिस्किट भी खिलाए गए, खाना भी उनसे पूछा गया, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको हार्ट अटैक हो जाए या कुछ और हो जाए। क्योंकि गंडापुर साहब जो आपको शेर की तरह धाड़ते हुए नज़र आ रहे थे स्टेज पे, वो जो कमरे के अंदर थे वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ थे।
तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक साइड पे गंडापुर साहब जो हैं वो ऐसा ललकार रहे हैं कि जनाब मैं 15 दिन के अंदर अंदर आऊँगा और जेल तोड़ के इमरान खान को साथ लेके जाऊँगा। फिर वो ख़वातीन के बारे में जो फरमा रहे हैं, फिर वो मीडिया के बारे में जो कुछ फरमा रहे हैं, फिर वो DJISPR के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, फिर वो अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, फिर जनाब फैज़ हमीद साहब को वो कह रहे हैं कि जी हमें जहेज़ में नहीं मिले, ये तो आपका अपना बंदा था वगैरह वगैरह। वो सारी तकरीरें दोहराने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरे गंडापुर साहब थे जो अंदर बैठे हुए थे, वो बड़े अपोलोजेटिक थे और उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या कह दिया है और किस तरह उन्होंने बिहेव कर दिया है, जो ज़ाहिर है स्टेट के लिए काबिल कबूल नहीं है। और उन्हें बार बार महसूस हो रहा था कि ये काम ख़राब हो रहा है जब इतने बड़े बड़े लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। और ये जो एक मिथ थी कि वकला को गिरफ़्तार नहीं करेगी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी, और अब तो वकीलों के ऊपर भी हाथ डाल दिया गया है, तो मेरा क्या बनेगा, मेरी तो गई गवर्नमेंट साहब। तो बहरहाल वो वजाहत करते करते आखिर में वो बिल्कुल ही रह गए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं वाकई गलती हुई और इस गलती का अजाला करूँगा मैं, ठीक है, और मैं बताऊँगा अजाला करके इसको। तो अब उसके बाद फिर उनके मोबाइल ऑन हुए, फिर वो उनको छोड़ दिया गया और वो KP हाउस चले गए, और उसके बाद वो फिर खैबर पख्तूनख्वा चले गए। खैबर पख्तूनख्वा जाने के बाद गंडापुर साहब जो थे मुकम्मल तौर पे खामोश है। अब आप देखें कि पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है, इमरान खान साहब जो हैं वो गंडापुर के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, मिसिंग कर लिया गया था, और उन्होंने अवाम के जो आवाज़ है उसकी तर्जुमानी की है, अवाम के ख़यालात की तर्जुमानी की है। वो इमरान खान साहब वहाँ लगे रहे। कोर कमेटी का इजलास था, कोर कमेटी के इजलास के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कि कोई माफ़ी नहीं है और जो गंडापुर साहब ने कहा है वो बात दुरुस्त है और हम उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। जो फ़ौज के बारे में उन्होंने कहा सही है। अच्छा, बाकी लोग जो गौहर खान साहब जो हैं वो भी इतने नफीस होने के बावजूद उन्होंने भी फरमा दिया कि कोई माफ़ी मुफ़ी नहीं है। बाकी सब लोग भी डटे हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो तो गाड़ी के अंदर सिगरेट पी के बाकायदा जिस तरह करके बाहर निकले, डॉन लग रहे थे वो बाकायदा। ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की फ़िल्म बन रही है या बॉलीवुड की कोई फिल्म बन रही है। अच्छा, वो सब लोग डटे हुए हैं और गंडापुर साहब जो चुप करके खामोश होकर बैठे हुए हैं। और फिर जब कोर कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें उनसे पूछा गया जी कि कहाँ रहे हैं आप 8-9 घंटे। तो वहाँ उन्होंने कहा जी कोई सरकारी मीटिंग थी और उसमें मैं गया हुआ था, वहाँ चैम्बर से फ़ोन मेरा बंद रहा, तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन फैल गई, मामला कोई नहीं है। तो वहाँ वो बाकायदा मुकर गए कि कोई उनको शटअप कॉल दी गई है या उनको बुलाया गया है या उनसे पूछा गया। वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर उन्होंने एक दूसरा व्यू लिया, जबकि इससे पहले भी उनकी मीटिंग्स होती थी और वहाँ पे भी जैमर्स लगे होते थे, लेकिन जैमर्स इतने खौफनाक नहीं होते थे कि फ़ोन जो है मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए या उनका जो स्टाफ है उसका फ़ोन भी बंद हो जाए और उनसे भी रब्ता ना किया जा सके। तो ये कुछ स्पेशल किस्म के जैमर्स थे जिन्होंने गंडापुर साहब के हर चीज़ को भी जैम कर दिया और साथ जो उनका स्टाफ था उनको भी जैम कर दिया। बहरहाल एजाज़ सईद साहब की ये ख़बर है और मुझे लगता है कि ख़बर बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह खामोशी इख्तियार की है गंडापुर साहब ने, एक साइड पे वो स्टेज पे ऐसा लगता था खा जाएंगे सबको, और दूसरी साइड पे पिछले 24 घंटे की खामोशी है, ये सब कुछ बता रही है कि गंडापुर साहब जो उनकी ट्यूनिंग हो चुकी है, उनका सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट हो चुका है। और अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इस बात पे इमरान खान साहब नाराज़ हैं। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि ये कंप्रोमाइज़ हो गया और ये हमारे हाथ से निकल गया, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा 2-4 दिनों में कि इमरान खान साहब करसीदा देंगे इनको, ठीक है, और वो कहेंगे कि ये मेरा जो बंदा है उसको तोड़ लिया गया है उन्होंने। तो वो गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की गुफ्तगू अनकरीब आप सुनेंगे, क्योंकि कल उन्होंने गौहर खान साहब के बारे में भी और उमर अयूब साहब के बारे में भी कहा कि क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं, इन्होंने माफ़ी मांगी और इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो अब गंडापुर साहब जो है वो अगर खामोशी इख्तियार करते हैं या वो 15 दिन गुजरने के बावजूद अडयाला जेल नहीं जाते, या वो पंजाब के अंदर उन्होंने ढोल और बारात लेके जानी थी, वो ढोल और बारात लेके पंजाब नहीं जाते, तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा म्यूज़िक, और वो जो म्यूज़िक है वो इमरान खान साहब बजाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस मामले में बड़े सख्त हैं, वो किसी को स्पेयर नहीं करते। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक खबर जो है वो ये है कि जो इनसे भी ज़्यादा खौफनाक और गलीज़ गुफ्तगू स्टेज के ऊपर हुई वो खालिद खुर्शीद साहब ने की, जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे, और एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिनकी डिग्री जाली निकली और उस जाली डिग्री की बुनियाद पे उनकी वजारत आला ख़त्म हुई थी। जो गुफ्तगू उन्होंने की तो अब उनको भी बाकायदा टाइट किया जा रहा है, और इतना टाइट किया जा रहा है कि ऐसा पेच कसा जा रहा है उनका कि अब उनके अंदर से ग्रर की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे उनका पेच टूट जाएगा। ठीक है, तो वो भी इस वक्त माफ़ी तलाफ़ी पे आए हुए हैं जी,
और उनके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपनी इस्लाह करने के। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर ज़ाहिर है पार्टी अनकरीब मेरा ख्याल है उन्हें डिस्टेंस अख्तियार करना पड़ेगा अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब माफ़ी मांगा है और बाकी पार्टी ये कह रही है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये अजीब सी बात है, पार्टी डटी हुई है लेकिन जो मेन मुजरिम है जिसकी वजह से सारा मामला हुआ है वो माफ़ी तलाफ़ी करवा के वापस आ गया। मैं ठीक उधर से हो गई हुई ठीक। चलते हैं नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी गंडापुर साहब के हवाले से ही है। कोर कमेटी में एक रुकन ने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने अपनी डिटेल या अपना वर्जन बताते हुए यही कहा जी कि जैमर्स लगे हुए थे, मैं एक सरकारी मीटिंग में था, और इस तरह करके उन्होंने बात को टाला। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, मैं उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही कोर कमेटी की तरफ से इत्तला आती है कि जुमे से मुल्कगीर हड़ताल होगी। तो चौधरी साहब अब ये हड़ताल, तो वो उन्होंने जुमे की कॉल तो दी है और इमरान खान साहब ने और पूरी पार्टी ने और उनकी कोर कमेटी ने भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जुमे को बहुत बड़ा कोई इवेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर हो सकेगा, क्योंकि ये जो ताज़ा कारनामा है उसने पार्टी की मत मार दी हुई और ऐसा लगता है कि स्टेट हो गई सीधी और अब कोई कंप्रोमाइज़ मेरा नहीं ख्याल के करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आपने मुल्क चलाना है तो आपको ये सारी चीज़ें जो होंगी इनको समेटना पड़ेगा, और अगर आप इनको नहीं समेटते तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएंगे और फिर तो कल मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान ही बंद हो जाएगा। तो जुमे के दिन कॉल तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के कॉल जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, क्योंकि कोई बंदा लीड करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब वैसे भी 8-8 दिनों के लिए सब लोग उसके पुलिस कस्टडी में हैं, तो लीड किसने करना? खान साहब अंदर हैं और उनके जो बाकी लीडर्स हैं वो भी सारे अंदर हैं इस वक्त। गंडापुर साहब जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने जो ललकारना था ललकार मार ली उन्होंने। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये क्योंकि कोई लीड नहीं करने वाला होगा तो जुमे का ये शो है ये तो फ्लॉप हो जाएगा, और हो सकता है खान साहब ये डेट आगे भी करते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो कि बंदा कोई नहीं बाहर। ये तो चौधरी साहब कुछ ऐसा सीन नहीं होगा कि पुलिस के सामने गाली दे के गंडापुर भाग गया और बाकी लोग खड़े हुए जिन्होंने कुछ नहीं किया वो देख रहे हैं, कुट होने पड़ रही है सारी, कुट उनको पड़ रही है। और पार्टी के अंदर ये बड़ी रियलाइजेशन है कि गंडापुर साहब के गंद की वजह से हम सब फंस गए, और इसलिए लोग जो है ना पहले उसकी वजाहत करते रहें और माफ़ी भी मांगते रहें, लेकिन अब जब पार्टी ने कहा है तो वो स्क्रीन के ऊपर तो नहीं मांगते, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि इसने मरवा दिया, हमें सबको फंसा दिया, और ख़ुद आराम से बैठा हुआ है। खुद जो होता है ना, कोई या तो जेल जाता या फिर पकड़ा जाता, ना खुद पकड़ा गया है ना जेल गया है, और उसका कुछ नहीं गया। और बल्कि पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमारे साथ है ही नहीं, ये तो है ही किसी और के साथ, क्योंकि इसने तो पार्टी के साथ वो किया जो खुद कुछ हमलावर नहीं करते। तो बहरहाल उसके ऊपर पार्टी थोड़ी सी ना बैकफुट पे भी है, क्योंकि जो गुफ्तगू उन्होंने की है गंडापुर साहब ने जो बिलखसूस ख़वातीन के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी रवायत है या इन चीज़ों को तस्लीम कर सकता है, तो तस्लीम नहीं किया जा सकता, कुछ स्पेस नहीं दी जा सकती। और खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब ये पेश करती है, जी हमारे साथ तो बहुत कुछ होता रहा, भी आपके साथ कुछ होता रहा तो इसका मतलब ये होगा कि आप गालियाँ देनी शुरू कर दें। अब ये फलक नाज साहिबा जो है सेनेटर हैं, आपने कल देखा होगा कि जो उन्होंने फैसलवाड़ा के साथ किया सेनेट में, इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट के ना फैसलवाड़ा साहब की तकरीर भी बड़ी लाउड थी, लेकिन उसमें गालियाँ तो नहीं थी। और फलक नाज साहिबा ने तो बराह रास्त गालियाँ देनी शुरू कर दी उनको। अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसी बात यहाँ पे करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने फैसलवाड़ा को पोर्न स्टार तक कह दिया। मेरा ख्याल ज़्यादती है ना जी, एक खातून की तरफ से इस किस्म की बात आ जाए, और फिर गालियाँ दी उन्होंने उनकी माँ को गाली दी, वैसे भी उनको एक जानवर से उन्होंने मुशाबत की उसकी, और मुसलसल बोलती रही और मुसलसल गालियाँ देती रही। तो ये मेरा ख्याल पार्टी का कल्चर है जी कि आप बस ना किसी की माँ का ख्याल रखें, ना किसी के बाप का ख्याल रखें, ना किसी की बहन का, ना किसी की बेटी का, और आप बोलते चले जाएं। और जो ख़वातीन हैं वो इस पे बहुत आगे निकल जाती हैं इनके, तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, शायद कोई पाकिस्तान के अंदर को हादसा करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ा लेवल पे कोई सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हो जाए, या पार्टियां एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाए, या सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर लाशें उठा के बाहर लानी पड़ जाए, को पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन है ये खौफनाक। तो हम वापस आते हैं जुमे के दिन जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये सक्सेसफुल होगा इनका एहतजाज। ठीक, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं नाजरीन। खान साहब के हवाले से, खान साहब क्या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं तमाम दरवाजे बंद कर रहा हूँ मुज़ाकरात के, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दे दिया है और अब मैं किसी से मज़ीद कोई बात नहीं करने जा रहा। और पार्टी को उन्होंने कहा कि सख्त मौक़िफ़ अपना के रखो, और उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ के टोटली साथ हूँ। अब इतना शदीद किस्म का
आपका जब लहजा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको कोई शदीद फ्रस्ट्रेशन है, आप कोई ऐसा फैसला कर चुके हैं कि जिसमें डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या उन्होंने पार्टी को ऐसी अंधी गली में धकेल दिया है कि जहां से वापसी का रास्ता नहीं है चॉइस साहब? अब देखें, इमरान खान साहब ने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। 5-6 लोगों को मैंने आज़ादी दी हुई थी, मौका दिया हुआ था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। पहली बात तो ये है कि किसी भी लेवल पे फ़र्क कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। ये खान साहब ने सिर्फ शुरली छोड़ी है। इनका सिर्फ रब्ता इतना हुआ था जो 22 अगस्त वाला था ना, और उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब ने रब्ता किया था इमरान खान साहब से, और किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे का डायरेक्ट उनके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ था। और ये गंडापुर साहब ने फ़ोन करके इमरान खान साहब को बताया था कि मुझे कहा है उन्होंने कि जलसा आप तब्दील कर लें डेट, और 8 सितंबर को कर लें, और आपको 8 सितंबर का जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, को आपके रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि हमारा उनके साथ रब्ता हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने खुद आज़म स्वाति साहब को बुलवाया कि आज़म स्वाति साहब को भेजें। आज़म स्वाति साहब ने भी सुबह तस्दीक की आके, क्योंकि आज़म स्वाति साहब का भी रिलेशन जो दूसरी साइड पे था। ठीक है। तो अब खान साहब अचानक ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमसे धोखा किया। धोखा कैसे किया भाई? आपको NOC मिला, आपने जलसा किया, और आपने एक टाइम उनके साथ तय किया कि फ़लाँ टाइम को हम ये जलसा ख़त्म कर देंगे, और आपने ये भी कहा कि किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं होगी, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई हमला नहीं होगा। लेकिन फिर आपने पुलिस की गाड़ी पे हमला भी किया, फिर आपने पथराव भी किया, फिर जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, उसने आंसू गैस भी फेंकी। आपको क्या ज़रूरत थी पुलिस वैन के ऊपर हमला करने की? और हमला भी आपने क्रेन के ज़रिए कर दिया। फिर आपको जो सरकारी मुलाजम वहाँ पे पहुँचा और उसने कहा जी 7 बजे हो गए हैं, और आपने कहा था कि आप ये टाइम पे ख़त्म करेंगे, तो अब ये टाइम ओवर हो गया। तो आपने उसको पकड़ के बिठा लिया, आपने कहा तुम नीचे बैठ जाओ, तुम उठ नहीं सकते, और आपने अपनी मर्ज़ी से जलसा चलाया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है फिर ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होती हैं, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होती है, कहीं ना कहीं से इसका रद्द-ए-अमल आता है। तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना जी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, सिर्फ एक ही रब्ता हुआ था, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब का हुआ था, और उसके अलावा कोई रब्ता नहीं था। और ये जो कह रहे हैं ना कि जी अब हम रब्ता नहीं करेंगे, भाई उससे पहले तो आप मिन्नतें कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि जनाब हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, जनरल आसिम मुनीर साहब अपना नुमाइंदा जो है वो तय करें ताकि हमारे मुज़ाकरात चल सकें। और दूसरी साइड से साफ जवाब था। 2 DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई हैं, और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ एक ही तरीका है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगें, और उसके बाद फिर जो है ना कोई बात किसी जगह हो सकती है, और वो भी पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो फ़ौज की तरफ से तो इनकार हो गया मुसलसल। तो ये ऐसे ही इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बात हुई थी, और आइंदा से हम बात नहीं करेंगे। आप यकीन करें कि आज फ़र्क एक मैसेज आए ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, उसके बाद देखिएगा पूरी पार्टी कहती क्या है। और अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो जनरल आसिम मुनीर के लिए फूलों के हार लेके जाएंगे ये, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर से बड़ा अच्छा जर्नल जमहूरियत पसंद पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। इशू सिर्फ इतना ही है कि उस तरफ से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। बस आज अगर वो फ़ोन उठा लिया जाए तो उसके बाद इनके यू टर्न होते हुए देखो आप, फिर इनकी तब्दीली देखो आप। ठीक ठीक। खान साहब का मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है ज़रा बड़ा मखदूश है जी, और ये जो वाक़या हुआ है ना, इसने जलती पे तेल का काम किया है, और अगर ये जलसा पुरअमन हो जाता, ये इस लेवल पे हरकतें ना करते, तो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छा इनके लिए ब्रेक थ्रू हो सकता था। फिर इनका डेफिनेटली फ़ौज के साथ एक रब्ता डेवलप हो जाता, क्योंकि वो उन्होंने देखना था कि इन्होंने अपने वादे की पाबंदी की है, और इसके साथ साथ ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है, क्योंकि नौजवानों की पार्टी है, इसे वोट भी मिले हैं, और इमरान खान साहब अगर सेंसिबल हो जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा सूट करेगा इमरान खान साहब की हुकूमत। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दोनों पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया, और उसका नतीजा अब आपके सामने। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को अब किसी साइड पर रिलीफ मिलेगा। उन्हें चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ुबान के ऊपर बात कर लेते कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने बात तो ठीक की, लेकिन उनकी ज़ुबान ठीक नहीं थी। ठीक है। मैं उसे बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। जैसे ख़वातीन के बारे में उन्होंने बात की, मेरे लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। चलिए इतनी बात भी कर लेते तो मामला ठीक हो जाते। आपने तो बाकायदा 1971 पे सारी चीज़ों को ले गए दोबारा, और शेख मुजीब जो बुरी तरह पिट गया वहाँ पे,
अब उसे फादर ऑफ नेशन भी नहीं कहा जाता। आपने उसका ताबूत उठा लिया ठीक और इस वक्त पे उठाया जब पूरे बांग्लादेश के अंदर इंकलाब आ चुका है और हसीना वाजिद जो उसको निकाल दिया गया है। और अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट हसीना वाजिद को वापस बुलवा रही है, वापस मांग रही है इंडिया से कि अगर आपने उन्हें वापस ना किया तो इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे बांग्लादेश के। जोसेफ, कल एक बड़े मज़े की चीज़ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक छोटा सा सर्वे करवाया जा रहा था वाया इंडियंस। उन्होंने करवाया, पूछा आम लोगों से बांग्लादेश के कि आप इंडिया के साथ रहना चाहेंगे या पाकिस्तान के साथ। तो 90% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे। वो वापस आ रहे हैं ना ये, तो वहाँ पे इतनी तब्दीली आ गई और ये शेख मुजीबुर रहमान साहब का ताबूत उठा के इमरान खान साहब फिर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, चलते नाज़रीन अपनी अगली और आखिरी स्टोरी की तरफ। इसके बाद हम आएंगे सवाल पे और आपके मसले पे। स्टोरी ये है जी कि काजी फाइज साहब क्या एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। कल तक स्टोरी कुछ और चल रही थी, आज थोड़ी सी उसकी क्लैरिफिकेशन आई है। ये पूरी कहानी क्या है आपको जावेद चौधरी साहब डिटेल से बताएं। 2 दिन पहले काजी फाइज साहब की मुलाकात हुई थी कुछ सहाफ़ियों के साथ और उसमें सहाफ़ियों ने सवाल किए थे तो काजी फाइज साहब ने उसके जवाब दिए थे। वो फिर ख़बरों की शक्ल में चले, टेलीविज़न के ऊपर भी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी, फिर अखबारात के अंदर भी। तो उसके अंदर ये इंप्रेशन ही आ रहा था कि काजी फाइज साहब ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे लिए काबिल कबूल है ही नहीं, किसी और को एक्सटेंशन दें, मैं तो नहीं लूँगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि राना सनाउल्लाह साहब से रिलेटेड अगर कोई स्टोरी है तो राना सनाउल्लाह साहब को लाया जाए, मेरे सामने बिठाया जाए और बात करवाई जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो कल फिर जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी तरफ से एक वजाती बयान आया और उसमें उन्होंने कहा जी कि उनको मिस कोड किया गया और इस तरह बात नहीं हुई थी, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा था कि अगर सिर्फ एक फ़र्द के लिए एक्सटेंशन का फार्मूला बनता है तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, यानी सिर्फ अगर मुझे देते हैं तो फिर ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर ब्लैंकेट की दी जाती है तो फिर मेरा ख्याल है शायद वो कबूल करना चाहते हैं, लेकिन इस पे उन्होंने आगे बोले कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये कहा था। राना सनाउल्लाह साहब के रिलेटेड भी उन्होंने कहा जी कि राना साहब के से सवाल था और उसका जवाब भी काजी साहब ने बिल्कुल डिफरेंट दिया था, वो भी गलत कोड हुआ है। तो इस वजाहत के बाद मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट क्योंकि जो एक तरमीम करना चाहती है आइन के अंदर, वो एक ब्लैंकेट है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हाईएस्ट फोरम के ऊपर हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल इजाफा कर दिया जाए। तो अब उसके अंदर सारी ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसके अंदर सारे जजेस हैं और जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी हैं। तो जब ये फैसला हो जाता है इन टोटलिटी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इससे इनकार करेगा, जो इनकार करेगा उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो क्यों एक शख्स इतने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के इस्तीफ़ा दे के अपना कैरियर ख़राब करना चाहेगा। तो इससे यूँ महसूस होता है कि एक तो बिल आ रहा है क्योंकि अब बिल के लिए गवर्नमेंट के पास अददी बर्तरी है, उनके पास एक अददी तवाज़न है, और दूसरा ये है कि एक ब्लैंकेट मिल रही है एक्सटेंशन सबको, जिसके अंदर तमाम आर्म फोर्सेस के जो चीफ़ हैं उनको भी 3-3 साल मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है। और उसके बाद तमाम चीफ जस्टिस हजरात जो हैं उनको भी 3-3 साल मिल जाएंगे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर हैं जो 22वें ग्रेड में हैं उन सबको भी 3-3 साल मिल जाएंगे। तो जब ये सबकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो रहा है तो मैं काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो रहा है, काजी साहब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरी अब ये रीडिंग है, ये आपका तज्जिया, ये मेरी रीडिंग है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है काजी साहब कल इनकार कर दें, जब इनकार कर देंगे तो फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन जो आज का लेटर है उसको अगर डिसाइफर किया जाए तो उसका मतलब यही है कि अगर सबको मिलती है तो काजी साहब इंप्रेशन यही आ रहा है कि काजी साहब के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अब चलते हैं नाजरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किया है जी मोहम्मद जाफ़र साहब ने कि मुराद सईद का अंजाम क्या होगा। वो मुराद सईद साहब जो है मेरा नहीं ख्याल के कोई उनके लिए कोई महफूज रास्ता है, क्योंकि वो बार बार बुली कर चुके हैं पूरी रियासत को, और उनके लिए जो रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ पैकेज मेरा नहीं ख्याल कि मुराद सईद साहब के लिए। जिस दिन मुराद सईद साहब पकड़े गए उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे वो बाँ करते हैं। उनके जो बाँ है ना एक पूरी दुनिया एक बार सुनेगी, क्योंकि जो अगर कोई था स्पेस कोई थी भी तो जो उन्होंने 8.5 मिनट की तकरीर एक रिकॉर्ड करके खुफिया मुकाम से, और उसके अंदर चेहरा चमक रहा है उनका और लिपस्टिक उन्होंने लगाई हुई है, और वो जो आप देखें वैसे दोबारा उसको तो देखिएगा, और वो जो उन्होंने नशर फरमा दिया, तो जो इनकलाब उन्होंने वहाँ पे कायम किया, मेरा ख्याल है ये इनकलाब अब ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि जिस दिन आए तो बस आए फिर। ठीक है, मतलब अब कुछ ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल आपको नज़र नहीं आ रहा। और उन्हें यह भी जहन में रखिएगा कि गिरफ्तार करवाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि वो नक्को नक हुए हो उनसे। ठीक है, बहुत तंग आए हो अली अमीन गंडापुर साहब,
वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, और ये डायरेक्ट ही लेटर जारी कर देता है, डायरेक्ट ही फ़ोन कर देता है, डायरेक्ट ही कहता है कि इसको पोस्ट कर दो, वहाँ से इसको निकाल दो, और इस वज़ीर को निकालो कैबिनेट से, इस वज़ीर को घुसा दो। अथॉरिटी चैलेंज कर रहा है। अथॉरिटी चैलेंज कर। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। चौधरी साहब, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, रहमान शब्बीर साहब। ये इनका जो मसला है, और इसी तरह से एक ही मसला मैं हैरान हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया है, शायद वो देखते होंगे। उन्होंने कहा है जी कि मुल्तान विहाड़ी रोड पर आप आवाज़ उठाएं। जो गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी की गालबन वो बात कर रहे हैं, और शरीफ ख़ानदान की से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, लेकिन उनका मसला हल नहीं हुआ। और ये रोड है मुल्तान विहाड़ी रोड, और इसकी हालत बहुत बुरी है, उसके बारे में कहते हैं जी। अब देखिए, सिर्फ हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं जो ठीक हैं, जो इसके अलावा जो बाकी सड़कें बड़ी बुरी हैं। आप ना मेन हाईवे से थोड़ा सा अगर साइड पे जाए ना, तो ऐसा लगता है कि आप 400 साल पीछे चले गए। और ये सिर्फ वहाँ पे नहीं, किसी जगह पे भी आप यहाँ से जीटी रोड पे जाएं और किसी भी ब्रांच रोड पे आप चले जाएं, तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं। तो सारी सड़कें खंडर हो चुकी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट हो, मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट हो, अब मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट हो, वो सिर्फ हाईवेज़ की गवर्नमेंट है। जो मेन आर्टरीज़ हैं ना, सिर्फ उनकी गवर्नमेंट है। वो जीटी रोड की गवर्नमेंट है, और वो मोटरवे की गवर्नमेंट है। वो छोटी सड़कों की तरफ अब तवज्जो नहीं दे रहे। तो मसला ये है कि सिविलाइजेशन है, उसका ताल्लुक जो है वो छोटी सड़कों के साथ या पूरी सड़कों के साथ होता है। अगर नेटवर्क ठीक नहीं है सड़कों का, या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो कौम डेवलप नहीं हो सकती। जिन बड़े मुल्कों की हम मिसालें देते हैं, तो उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर 200 साल पहले ही तय कर लिया था, 200 साल पहले ही बना लिया था। अब वहाँ पे हाईवे हो या छोटी सड़क हो, बिल्कुल रवा मिलेगी, साफ़ सुथरी मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गलती से जो मेन सड़क से को आधा किलोमीटर भी नीचे चले गए ना, तो ऐसा लगेगा जैसे छपड़े में जा रहे हैं आप किसी में। तो वहाँ से जोड़ से निकालना फिर आपके लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी सड़कें हैं, ब्रांच लाइन्स हैं, उन सब का सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होने के बाद गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पर उन सब सड़कों की तामीर करनी चाहिए। अगर सड़क ही ठीक नहीं है, तो स्कूल कैसे जाना है बंदे ने, अस्पताल कैसे जाना है, उसने जॉब पे कैसे जाना है, जॉब से वापस कैसे आना है, और दुकानदारी और बिज़नेस उसने कैसे करना है। तो हर चीज़ तो डिपेंड कर रही होती है सड़क पे। अब अगर सड़क ही नहीं है और या फिर बिजली नहीं है, तो फिर कैसे मामला चलेगा। तो मेरा ख्याल है ये इनका सवाल है वो जेन्युइन है, और इस सड़क के ऊपर भी अगर चीफ मिनिस्टर साहबा तवज्जो दें तो ये भी ठीक हो सकती है। हो सकता है वहाँ पे 200-400 वोट भी हों आपके, तो वोट भी तो लेना। ठीक। नाज़रीन, आपने वीलॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने स्पेशली आज ये नोट कर रहा था कमेंट सेक्शन में जाके, कि जैसे ये मुल्तान विहाड़ी रोड के बारे में नंबर ऑफ कमेंट्स थे, शायद वहाँ के लोगों ने देखा, उन्होंने अपना इशू को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो ये भी आप करें तो आपका इशू इजीली हाईलाइट हो जाता है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।